हेलो बच्चों। स्वागत है आप लोगों के अपनी यूट्यूब चैनल शिक्षा आप में। तो प्यारे स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग फिर से आ चुके हैं अपने एक नए चैप्टर और एक नए टॉपिक को लेकर के, जिसका परिचय आपसे हम आज कराने वाले हैं। इससे आपको रूबरू कराने वाले हैं, जिसका नाम होने वाला है बाबू मिट्टी। ठीक है, और इंग्लिश में जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। ओके, चलिए, मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आप समझ चुके होंगे। तो एक बात मैं कह दूं कि इसके पढ़ने के तरीके क्या हैं। मुझे लगा बाबू कि ये जीके सेक्शन में जो ज्योग्राफी है, और ज्योग्राफी और हिस्ट्री का वेटेज बहुत ही अधिक है। क्या है, हिस्ट्री और ज्योग्राफी का वेटेज मुझे देखने में लगा सबसे अधिक है। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगा कि बच्चों को इसमें कुछ और टॉपिक को ऐड कर देना चाहिए। तो मुझे यह जो टॉपिक है, यह जो चैप्टर है मिट्टी, अति महत्वपूर्ण लगा। और मुझे लगा कि यहाँ से प्रश्न बनने के एंट्रेंस एग्जाम में चांसेस हैं। तो आज हम लोग यही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को देखेंगे और इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को जानेंगे। कुछ बच्चों का है, सर खनिजों का वितरण मुझे पढ़ा दीजिए। बाबू, खनिजों का जो वितरण है, खनिज संसाधन है, उसमें डेटा को अपडेट किया जाता है। तो हम उसको कलेक्ट कर रहे हैं उसके ऑफिशियल साइट से, और सभी को एक जगह इकट्ठा करके आपको वो भी लेक्चर्स को हम प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, क्योंकि उसमें सारी चीज़ें अपडेट की जाती है, तो वह सारी चीज़ें हम इकट्ठे कर लेते हैं। तो आपको उसका भी लेक्चर हम प्रोवाइड कर देंगे। तब तक इस टॉपिक को आप देखिए। अभी हमारा तो हिस्ट्री का क्लासेस चल रहा था, बट मुझे ज्योग्राफी में यह टॉपिक जो लगा अति महत्वपूर्ण लगा, इम्पॉर्टेंट लगा, इसलिए इस टॉपिक को हम आपको कवर करा रहे हैं। यह लेक्चर बाबू मेरा रिकॉर्डेड फॉर्म में है। कुछ लेक्चर हमारे रिकॉर्डेड फॉर्म में आप लोगों के लिए उपलब्ध कराए जाते हैं, और कुछ लेक्चर जो हैं आपको लाइव क्लासेस भी देखने को मिलते हैं। तो जो भी बच्चे लाइव सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं वह रात को 9:30 बजे ज्वाइन कर सकते हैं। जीके का लाइव एमसीक्यू चलता है, और बहुत ही अधिक बच्चे वहाँ पे आते हैं और अपना प्रैक्टिस करते हैं, और वो अपने आप को जांचते हैं कि वह जो टॉपिक कवर किए हैं, क्या उनको सच में वह कवर हो चुका है, वह तैयार है वह टॉपिक या नहीं है। ओके, तो चलिए सीधी बातें करते हैं, आते हैं अपने टॉपिक पे और देखते हैं अपना आज का जो जो टॉपिक है, भारत की मिट्टी। देखिए, इसको ध्यानपूर्वक पढ़ने की आवश्यकता है। क्या है, इस टॉपिक को ध्यानपूर्वक पढ़ने की आवश्यकता है। मेरा माने तो मुझे ऐसा लगता है कि एक प्रश्न तो पूछना ही चाहिए इस टॉपिक से, क्योंकि महत्वपूर्ण टॉपिक है। क्या है, महत्वपूर्ण टॉपिक है। पूछे या ना पूछे, अगर महत्वपूर्ण है तो पढ़ना ही पड़ेगा। क्योंकि बाबू आप भी जानते हैं और सभी जानते हैं, और हम आपको बताते भी हैं कि यह जीके एक ऐसा सेक्शन है कि इसमें कहाँ से प्रश्न आपसे पूछा जाएगा और कहाँ से पूछ सकता है, इसका कोई जो है कॉन्फर्म सिलेबस नहीं है। ठीक है, इसका कोई कन्फर्म सिलेबस नहीं है, बट हम लोग इसके PYQ को देख करके उस पर अपने अनुभव के अनुसार कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं जिसको हम लोग पढ़ते हैं, और वहीं से ज़्यादातर क्वेश्चंस फंसने की चांसेस रहती है। तो कुछ ऐसे टॉपिक है जो हम लोग कवर कर चुके हैं, और कुछ ऐसे टॉपिक है हम लोग आने वाले समय में पूरे को कवर कर लेंगे। तो टेंशन लेने की कोई दिक्कत नहीं है, बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे साथ स्टडी कीजिए। ईमानदारी पूर्वक आपको सफलता जरूर मिलेगी। आइए देखते हैं भारत की मिट्टी को। सबसे मिट्टी जानने से पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मिट्टी के बारे में। तो इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं तो इसको समझ लें, आखिर इसे मिट्टी किसे कहते हैं। ओके, सॉरी, मिट्टी किसे कहते हैं, यानी कि मृदा किसे कहते हैं, सॉइल। देखिएगा ध्यानपूर्वक, मृदा भूमि की ऊपर पाई जाने वाली दानेदार परत है जिसका, ठीक है, दिख रहा होगा, मुझे ऐसा उम्मीद है। अगर नहीं दिख रहा तो हम चेंज कर लेते हैं। ओके, पाई जाने वाली दानेदार परत है जिसका निर्माण मूल स्वरूप से चट्टानों के विखंडित होने और उसमें वनस्पति व जीवों के सड़ने गलने तथा जलवायु की क्रिया से निर्मित अम्लीय पदार्थों से लाखों वर्षों की प्रक्रिया के बाद मृदा का रूप लेती है। बाबू, आपने इतने बड़े डिफिनेशन को सुना, इतना ज़्यादा लाइन को सुना, बट यहाँ से कुछ भी क्वेश्चंस आपके पूछे नहीं जाएंगे। आपसे यह नहीं पूछा जाएगा कि मृदा किसे कहते हैं, या ये नहीं पूछा जाएगा कि आपका ये कि मृदा कैसे बनता है। ओके,
इतना आप ध्यानपूर्वक रखिएगा। बट अगर हम इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं और वहीं टॉपिक के बारे में अगर हम ना समझें तो यह गलत बात है। तो इसीलिए हम आपको बता दिए हैं कि मृदा किसे कहते हैं। एक दो बार पढ़ लेंगे इसको तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जितने भी मित्र हैं वह सभी इसको आसानी से याद कर लेंगे। ओके, तो यही जो है आपका मृदा है और यह आप इससे भली भांति परिचित हैं और यह अब ये भी जान गए कि यह कैसे बनता है। तो देखिए मृदा जो है ना, यह आप अपने भूमि के ऊपर पाई जाने वाली दानेदार परत है। ये तो सभी जानते हैं कि पृथ्वी के ऊपर ही मृदा पाई जाती है, मिट्टी पाई जाती है, जिसका निर्माण जो होता है बाबू मूल स्वरूप चट्टानों के विखंडित होने से। जो हमारे बड़े बड़े चट्टान होते हैं वह जब टूटते हैं, ओके, जब वह टूटते हैं उससे जब वह विखंडित होते हैं, खंडित नहीं विखंडित होते हैं, उसमें वनस्पति व जीवों के सड़ने गलने से, जो वनस्पति हैं हमारे, वनस्पति आप समझ रहे होंगे मुझे ऐसा उम्मीद है, वो जब सड़ते हैं गलते हैं तथा जलवायु की जो क्रिया होती है इसी से निर्मित होते हैं हमारे अम्लीय पदार्थों के लाखों वर्ष की प्रक्रिया के बाद, लाखों वर्ष, ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है, लाखों वर्ष की प्रक्रिया इन सारों चीज़ों में जलवायु की क्रिया से होती है, ठीक है। और यहाँ पे निर्मित अम्लीय पदार्थ से, ठीक है, लाखों वर्ष लगते हैं इसको बनने में। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप इसको समझ गए होंगे। तो चलिए अगले टॉपिक को देखते हैं और डिस्कस करते हैं। देखिए मृदा के अध्ययन के विज्ञान को, ओके, मृदा के अध्ययन के विज्ञान को मृदा विज्ञान कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? मृदा विज्ञान कहते हैं, यह समझ रहे होंगे। मिट्टी के अध्ययन के विज्ञान को मृदा विज्ञान कहा जाता है बाबू। लेकिन कभी कभी आपसे कहीं इंग्लिश में भी पूछ दे तो वहाँ पे आप यहाँ कंफ्यूज कर जाएंगे कि सॉइल साइंस, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा नहीं होगा। उसको हम लोग कहते हैं पीडियोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? यहाँ पे लिखा हुआ है, देख लो, ठीक है, ठीक है, पीडियोलॉजी कहते हैं। तो आप इसको समझ गए, मुझे ऐसा उम्मीद है। तो इस पॉइंट को आप जरूर नोट कर लेंगे। आइए बात करते हैं कि आखिर ये मृदा कितने प्रकार के होते हैं और इसका जो है बंटवारा जो है, इसका जो विभाजन है कैसे किया गया है, यह कितने भागों में है। सबसे पहले हम देखते हैं प्राचीन काल में वर्गीकरण केवल दो चीज़ों पर ही आधारित था, ठीक है। प्राचीन जो हमारा काल था उसमें वर्गीकरण जो था केवल दो चीज़ों पर आधारित था, या मिट्टी जो उपजाऊ हो या बाँझ, इस प्रकार था। देखिए मिट्टी दो प्रकार की होती है। सबसे पहले एक बात, एक होती है उर्वरा और एक होती है उसरा। क्या कहते हैं? उर्वरा, और एक को कहते हैं उसरा बाबू। उर्वरा कहते हैं कि वह उपजाऊ हो, ठीक है, क्या जो उपजाऊ हो, जो धरती उपजाऊ हो, यानी कि जहाँ से, जिस मिट्टी से वहाँ पे हम कुछ भी बोएं फसल और वह उपज जाए, उससे हम लोग उर्वरा कहते हैं, यह उपजाऊ मिट्टी कहते हैं। दूसरा प्रकार होता है हमारा उसरा। उसरा यानी कि बाँझ, ठीक है। यह आप लोग अपने बोलचाल के भाषा में भी समझते होंगे, यह बाँझ और उसरा। तो मुझे ऐसा उम्मीद है जो भूमि उपजाऊ ना हो उसे हम लोग उसरा या बाँझ कहते हैं। ओके, इतने आप भली भांति समझ रहे होंगे, मुझे ऐसा उम्मीद है। तो आइए अपने टॉपिक पे देखते हैं। टॉपिक ये भी था, टॉपिक ये भी है बाबू। ओके, देखिए यहाँ है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मिट्टी को 8 वर्गों में विभाजित किया है। कितने वर्गों में? 8 वर्गों में विभाजित किया है। किनके द्वारा? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने, सॉरी, आपसे यह पूछा जा सकता है प्रश्न, ठीक है। तो इस पॉइंट को लाइन बाय लाइन नोट करने का कोशिश जरूर करेंगे। सॉरी स्टूडेंट्स। तो देखिए अब हम बात करते हैं और देखते हैं यहाँ पे। ओके, अब हम बात करते हैं और देखते हैं कि आखिर वो कौन कौन से हमारे मिट्टी जो हैं। सबसे पहला हमारा है जलोढ़ मिट्टी। क्या है बाबू? हमारा जलोढ़ मिट्टी है। दूसरा है हमारा काली मिट्टी। क्या है? दूसरा हमारा काली मिट्टी है। तीसरा है हमारा लाल मिट्टी, ठीक है। क्या है? लाल मिट्टी है। ओके बाबू, ध्यानपूर्वक देखिएगा, टू द पॉइंट हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो आपके एंट्रेंस एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनने की चांसेस है। तीसरा है हमारा लाल मिट्टी और चौथा है हमारा लैटराइट मिट्टी। क्या है? लैटराइट मिट्टी है। और उसके बाद हमारा है पांचवा है पर्वतीय मिट्टी है। क्या है? पर्वतीय मिट्टी है। और छठे नंबर पर देखोगे दालली मिट्टी है। क्या है? दालली मिट्टी। ओके,
और छठे स्थान क्या 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 हाँ 7वें स्थान पे देखोगे तो वह आपको देखने को मिलेगा। यह स्थान कैटेगराइज नहीं किया गया है बट मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, यहाँ देखोगे तो आपको यह देखने को मिलेगा मरुस्थलीय मिट्टी। क्या? मरुस्थलीय मिट्टी। और नेक्स्ट चलोगे तो नेक्स्ट देखोगे लवणीय मिट्टी है। क्या है? लवणीय मिट्टी है। मुख्य रूप से बाबू मैं बात करूं तो क्या आपको 8 जो प्रकार दिए गए हैं यह सभी प्रकार को आपको पढ़ना पड़ेगा, तो यह कहीं ना कहीं जाकर बहुत ही लंबा हो जाएगा। लेकिन मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे विद्यार्थी, हम आपको बता दें कि यहाँ से आपको सिर्फ 4 मिट्टी के बारे में संपूर्ण तरीक़ों से पढ़ना है और वह 4 मिट्टी हम आपको पढ़ाएंगे। बाकी जो बचेंगे उसको थोड़ बहुत करके कुछ कुछ उसके पॉइंट को देखेंगे, लेकिन बट मुख्य रूप से हम जो पढ़ेंगे 4 मिट्टी के बारे में ही पढ़ेंगे। अब वो 4 मिट्टी कौन कौन से हैं, चलिए अपने क्लासेस में और आगे के यह जो टॉपिक है उसमें देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट मैं आपसे कर लूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि आप पूरा ज़रूर करेंगे। बात यही कहना है बाबू कि जितने भी बच्चे अगर इस लेक्चर को देख रहे हैं तो प्लीज़ इस लेक्चर्स को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और आप अगर अपने दिल से सेटिस्फाइड कर पा रहे हैं, संतुष्ट हो जा रहे हैं, तो एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि मुझे भी लग जाए कि यहाँ से जितने भी बच्चे जो हैं अगर इस लेक्चर्स को देखे हैं वह इस कंटेंट से, इस मटेरियल से सेटिस्फाइड हैं इस लेक्चर से। ओके, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं अपने लेक्चर में और अपने लेक्चर्स का अगला हिस्सा जो है देखते हैं। भारत में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर पाए जाने वाले मिट्टी 4 प्रकार की हैं। यही 4 प्रकार के मिट्टी को हम लोग पढ़ेंगे प्यारे स्टूडेंट्स। क्या है? यही 4 प्रकार के जो मिट्टी हैं हमारे, इसी के बारे में हम लोग मुख्य रूप से ज़्यादातर फोकस करके इन्हीं को देखेंगे। बाकी जो 4 बचेंगे उन्हें भी देखेंगे, ऐसा नहीं है मेरे बाबू को उसको छोड़ देंगे मेरे भाई, उसको भी पढ़ेंगे। बट इन 4 मिट्टी को जितने अच्छे से पढ़ेंगे उतना नहीं, उतना डीप जा कर के नहीं पढ़ना है। अच्छे से कहने का मतलब यही है कि इसके टू द पॉइंट को पूरे खंगाल कर हम लोग पढ़ेंगे, बट उनको 4 को थोड़ा सा उनके जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको देख लेंगे। ओके, चलिए, अगर मेरे बातों को समझ रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं समझ रहे हैं तो प्लीज़ समझने का कोशिश कीजिए, क्योंकि इतने अच्छे से और वो भी CHS एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए कोई नहीं पढ़ाएगा। ओके, चलिए, कि भारत में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर पाए जाने वाले 4 प्रकार की मिट्टी हैं। कितने बाबू? 4 प्रकार के। वो कौन कौन से हैं? पहला है हमारा जलोढ़ मिट्टी, दूसरा है हमारा लाल मिट्टी, तीसरा है हमारा काली मिट्टी और चौथा है हमारा लैटराइट मिट्टी। क्या है? लैटराइट मिट्टी, ठीक है। यहाँ तक आप भली भांति समझ रहे होंगे। समझ रहे हैं तो आइए अपने अगले टॉपिक को देखते हैं। यह है भारत की सभी मिट्टियों में मुख्यतः 3 तत्व की कमी होती है। यहाँ भारत में जितने भी यहाँ पे मिट्टी पाए जाते हैं इसमें 3 तरह के मुख्यतः 3 तत्व, ठीक है। तत्व जो हैं आपको बताना है हमें कमेंट बॉक्स में कि तत्व किसे कहते हैं, आखिर यह तत्व क्या है। जितने भी बच्चे इस पॉइंट और इस लेक्चर्स को देख रहे हैं, अगर आप हमारे बातों को मानते हैं तो इस टॉपिक, ये जो मैं क्वेश्चंस किया आपसे, इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर देंगे कि तत्व क्या है। आखिर यह बच्चे जो हैं तत्व के बारे में समझ रहे हैं या भी नहीं। ओके, तो इसको बताएंगे आप, ठीक है। तो देखिए क्या क्या चीज़ों की कमी पाई जाती है, तो मुख्यतः 3 चीज़ हैं। 3 चीज़ में पहला है हमारा नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन जो है हर मिट्टी के अंदर, मिट्टी में कमी, इसका जो है मात्राएं जो हैं कम हैं, इसकी कमी है। ओके, दूसरा है हमारा फास्फोरस है और तीसरा है ह्यूमस है। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप लोगों से मैं कह दूं कि आप लोग जो है नाइट्रोजन, फास्फोरस से भली भांति परिचित है, बट यहाँ पे कुछ ऐसे हमारे प्यारे विद्यार्थी होंगे जो ह्यूमस को नहीं समझ पा रहे होंगे। क्या आखिर भाई ये ह्यूमस है क्या? तो हम आज बताएंगे कि आपको ह्यूमस है क्या। देखिए, ह्यूमस के बारे में हम आपको बता रहे हैं। यह भूरे काले रंग का कार्बनिक पदार्थ है। क्या है? यह भूरे काले रंग का कार्बनिक पदार्थ है। पेड़ पौधे तथा जंतुओं के प्राकृतिक रूप से सड़ने गलने यानी कि विघटन से जो कार्बनिक पदार्थ निर्मित होता है उसे हम लोग ह्यूमस कहते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थी, आप समझ रहे होंगे
मुझे ऐसा उम्मीद है। नहीं समझ रहे तो सुनिए एक बार फिर से कि यह ह्यूमस क्या है। यह भूरे काले रंग का कार्बनिक पदार्थ है। क्या है यह जो है ह्यूमस, यह भूरे काले रंग का कार्बनिक पदार्थ है। पेड़ पौधे तथा जंतुओं की प्राकृतिक रूप से सड़ते हैं गलते हैं उनके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। जो पेड़ और पौधे और जंतुएं जो हैं, जंतु वह प्राकृतिक रूप से सड़ने गलने यानी कि जो जब विघटन होता है उनका से जो कार्बनिक पदार्थ निर्मित होते हैं उसी को हम लोग ह्यूमस कहते हैं। मुझे ऐसा उम्मीद है कि हमारे प्यारे जो मित्र हैं वह समझ रहे होंगे, मेरे प्यारे जो स्टूडेंट्स हैं वह समझ रहे होंगे। अगर समझ रहे हैं तो एक और क्वेश्चंस आपसे हम कर दे रहे हैं कि यह नाइट्रोजन और फास्फोरस क्या है। इसका भी आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताकर जाइएगा, ठीक है, ताकि मैं देख सकूं कि यहाँ पे बच्चे कितने एक्टिव रूप से इस लेक्चर को देख रहे हैं। ओके, आइए यहाँ तक मुझे ऐसा उम्मीद है कि किसी भी बच्चों को कुछ भी डाउट नहीं होगा। अगर डाउट होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में आप अपना डाउट को ज़रूर लिखेंगे, और अगर लाइव टू लाइव हमारे अपने डाउट को सॉल्व करना चाहते हैं तो आप हर रोज़ 9:30 बजे हमारे चैनल पे शाम को ज़रूर मिलिएगा। वहाँ पे आपका MCQ प्रैक्टिस भी होता है और आपके पूरे डाउट को भी सॉल्व किया जाता है। इससे भी अगर कई ज़्यादा आप कुछ हमसे पूछना चाहते हैं तो इसी लेक्चर्स के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है। आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन करके, वहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं जो टेलीग्राम को ज्वाइन कर रखे हैं और अपने प्रश्नों को सॉल्व कराते हैं, और वहाँ पे आपको हर संडे अपने टेस्ट देने के लिए भी आपको मौका मिलता है। ओके, चलिए तो आते हैं अपने टॉपिक पे, आगे की टॉपिक को देखते हैं। सबसे पहला और सबसे हमारा इम्पॉर्टेंट जो मिट्टी है वह है हमारा जलोढ़ मिट्टी। ओके, क्या है हमारा जलोढ़ मिट्टी है, जो कि यहाँ पे मेंशन किया गया है और हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अपने जलोढ़ मिट्टी को, ठीक है। चलिए देखिए, इसे दोमट मिट्टी और कछारी मिट्टी भी कहते हैं। क्या बाबू, दोमट और कछारी मिट्टी भी कहते हैं। किसको? जलोढ़ मिट्टी को। अब कहीं पे भी हमारे बच्चे जो हैं कंफ्यूज नहीं करेंगे। अगर पूछ लिया जाएगा दोमट मिट्टी, बताओ दोमट मिट्टी में क्या प्रचुरता है, यानी कि उसमें क्या चीज़ें की मात्राएं हैं जो उसमें बहुत ही ज़्यादा उसमें प्रचुरता पाई जाती है, तो यहाँ पे मेरे बच्चे कभी कंफ्यूज नहीं करेंगे। कब? जब आप इस लेक्चर्स को देखे रहेंगे, ध्यानपूर्वक से नोट किए रहेंगे, इसका बार बार रिवीजन करेंगे तब। ओके, तो यहाँ जान गए कि दोमट और कछारी मिट्टी जो है हम लोग जलोढ़ मिट्टी को ही कहते हैं। जलोढ़ मिट्टी नदी द्वारा पहाड़ी क्षेत्रों से लाकर के मैदानी क्षेत्रों में बिछाया दी जाती है। क्या है? जलोढ़ मिट्टी जो है नदियों के द्वारा पहाड़ी क्षेत्रों से, देख रहे हैं यहाँ पे ये जो है पहाड़ हैं, थोड़ा सा मैं इस पेन का चेंज, हाँ, यहाँ पे जो पहाड़ है यहाँ पे दिख रहा होगा, और यहीं से जो है हमारे जो नदियाँ हैं यह पहाड़ी क्षेत्रों से लाकर मैदानी क्षेत्रों में जब बिछाते हैं तो यह सारे हमारे जलोढ़ मिट्टी यहाँ पे बनते हैं। ओके, चलिए, जलोढ़ मिट्टी भारत में पाई जाने वाली सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है। सबसे ज़्यादा भारत में उपजाऊ मिट्टी जो है हमारा यह जलोढ़ मिट्टी है बाबू। कौन? हमारा यह जलोढ़ मिट्टी ही सर्व अधिक उपजाऊ है। क्या है? सर्व अधिक उपजाऊ है। और एक बात यहाँ से हम आपको कन्फर्म कर दें कि यह हमारे भारत में सबसे अधिक पाया जाता है। और यह कितना पाया जाता है? सर्व अधिक यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है, और यह पाया जाता है 43%। कितने बच्चे? 43% जलोढ़ मिट्टी आपके भारत में देखने को मिलता है। ओके, चलिए, मुझे उम्मीद है कि इन सारे पॉइंट को नोट कर रहे होंगे, तो नोट कीजिए फटाफट से। और अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करेंगे आप। ओके, चलिए, ठीक है, मुझे उम्मीद है। तो यह कितने परसेंट पाए जाते हैं आपके अपने भारत में? तो बच्चे ये 43% पाए जाते हैं। ठीक है, नोट कर लेना, इम्पॉर्टेंट है। क्या है? इम्पॉर्टेंट है कि यह आपके भारत में 43% यानी कि सर्व अधिक मिट्टी जो है हमारा जलोढ़ मिट्टी ही पाया जाता है भारत में। तो यह पॉइंट नोट कर लेना। ओके, आइए अपने अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यह क्षेत्र जो है भारत
यानी कि ये जलोढ़ मिट्टी है जो भारत में किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्षेत्र, भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान और तटीय मैदान में यह पाया जाता है। तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह सर्व अधिक पाया जाता है और सर्व अधिक उपजाऊ भी है। यह किस क्षेत्र में पाया जाता है? भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान और तटीय मैदान में पाया जाता है। और इसमें बात की जाए प्रचुरता की, तो प्रचुरता है हमारे चूना तथा पोटेशियम, इसमें सबसे ज़्यादा प्रचुरता पाई जाती है, इसमें सबसे ज़्यादा यह चीज़ें पाई जाती हैं। अब बात करते हैं कमी की, तो कमी तो हम सबसे पहले ही बता दिए कि मुख्य रूप से 3 ही जो कमियां हैं वह हर एक मिट्टी में देखने को मिलती है। कमी है हमारा नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस, यह तीनों के तीनों हमारे मिट्टी में इसकी कमी देखने को आपको मिलता है। तो यह 3 कमी आप याद रखेंगे। ये बॉक्स वाले तो इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रख लेंगे। और यह याद रखेंगे कि यह भारत के क्षेत्र में 43% यही मिट्टी पाई जाती है। तो यहाँ से मुझे ऐसा लगता है कि इससे ज़्यादा आपके लेवल के एग्ज़ाम के लिए बच्चे कुछ नहीं पूछे जाएंगे। ओके, आइए, ये मिट्टी धान की खेती के लिए काफ़ी अच्छी मानी जाती है तथा साथ ही साथ गेहूं, मक्का, तिलहन, आलू की खेती भी की जाती है। ये भी इम्पॉर्टेंट लाइन है, VBI है, नोट कर लेना, नोट कर लेना मेरे दोस्त। आपके लिए मैं, देखिए, इसमें अगर आप पढ़ने जाओगे जलोढ़ मिट्टी को तो बहुत ही सारे चीज़ें आपको देखने को मिलेंगे। बट जो इम्पॉर्टेंट है हमारे बच्चों के लिए, हमारे स्टूडेंट्स के लिए, वही हम आप लोगों को देते हैं, आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। तो सभी का सभी ये जो PPT में जितने भी लिखे हुए मिल रहे हैं सबको नोट कर लेना, कुछ भी इसमें छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। बात अब आगे देखते हैं, अब अपने अगले टॉपिक को देखते हैं। ठीक है, देखिए, जलोढ़ मिट्टी जो है 2 प्रकार के होते हैं। कितने? 2 प्रकार के। दो समझते हो ना? हाँ, वही 2, एक के बाद जो आता है 2, वही। कौन कौन? बांगर और एक होता है हमारा खादर। ध्यान पूर्वक समझना, यहाँ पे एक होते हैं हमारे बांगर और एक होते हैं हमारे खादर। बांगर को कहते हैं पुरानी जलोढ़ मिट्टी और खादर को कहते हैं नई जलोढ़ मिट्टी। बांगर को पुरानी जलोढ़ मिट्टी और खादर को कहते हैं नई जलोढ़ मिट्टी। देखिए, एक यहाँ से आपको याद रखने का तरीका बताते हैं। खादर जो है, इससे आप कैसे इसको ऐड कर सकते हैं कि ये नई जलोढ़ मिट्टी है। देखते हैं अपने गाँवों में जो बच्चे होंगे या कहीं पे अगर आप ज्योग्राफी पढ़ रही हैं तो इससे भली भांति आपको परिचित रहना चाहिए। और आप एक स्टूडेंट्स हैं तो आपको सब चीज़ें जाननी आवश्यक है। तो ये जो खादर हैं, यानी कि जो कचड़े होते हैं, उसको इकट्ठा किया जाता है और गांव में और देहात में देखने को ये मिलता है कि यह चीज़ें आप जाकर के खेतों में अगर इसको डालते हैं, इस खादर को, तो वह खेत और वहाँ के जो मिट्टी होते हैं बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ हो जाते हैं और उसको एक नई तरह की मिट्टी माना जाता है और नई उपजाऊ ज़मीन उसको माना जाता है। तो इस खादर से इसको ऐड करके आप याद रख सकते हैं कि नई जलोढ़ मिट्टी। ओके, मुझे ऐसा उम्मीद है मैं जितना आपको समझाना चाहा उतना मैं समझा चुका हूँ। और मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, थोड़ा सा कोशिश, थोड़ा सा मेहनत आप खुद से भी करो, तब जाकर के हम दोनों कहीं ना कहीं उन ऊंचाइयों को छू पाएंगे जिसके लिए हम लोग लगातार मेहनत कर रहे हैं। ओके, चलिए, आइए अगले टॉपिक को देखते हैं। और अगला टॉपिक है हमारा काली मिट्टी। क्या है मेरे स्टूडेंट्स? काली मिट्टी है। और इस काली मिट्टी को हम लोग पढ़ेंगे, इसमें भी जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं इन सभी को भी देखेंगे। ठीक है, चलिए, इसका निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से होता है। क्या बाबू? बेसाल्ट चट्टान। अब कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनको मालूम नहीं है कि ये बेसाल्ट चट्टान क्या है, तो मुझे कमेंट करेंगे रॉक्स, ठीक है, चट्टान को। ठीक है, तो ये क्या है और ये बेसाल्ट चट्टानें कैसे बनती हैं या कैसे बनते हैं, तो अगर आपको समझ में नहीं आता है तो हम लोग अगला टॉपिक इसी रॉक्स पे ही रखेंगे, यानी कि चट्टानों के ही बारे में पढ़ेंगे। ओके, चलिए, तो इसमें आपको कुछ भी ऐसा बात नहीं है जो आपको उसको लेकर के परेशान रहना है। हम हर एक पॉइंट को आपके लिए क्लियर करेंगे, कवर करेंगे, कोई भी डाउट नहीं, नो डाउट। ठीक है,
चलिए आते हैं और देखते हैं। तो एक अभी मोटे तौर पे यही रखिए आप याद कि काली मिट्टी जो है इसका जो निर्माण होता है बेसाल्ट चट्टान के टूटने और फूटने से होता है। देखिए, और यह बेसाल्ट चट्टान कैसे बनते हैं मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करने का यहाँ पे कोशिश करूँगा। यह बेसाल्ट चट्टान जो है यह ज्वालामुखी जब विस्फोट होता है, क्या है, जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो ये इसी विस्फोट के कारण जो हमारे यह बेसाल्ट चट्टानें यहाँ पे निर्मित होते हैं। और जब ये बेसाल्ट चट्टानें टूटते हैं और फूटते हैं तो यहाँ पे हमारी काली मिट्टी जो है बनती हैं। ठीक है, ये काली मिट्टी हमारी बनती है। ठीक है, तो इतना आप समझ रहे हैं। बेसाल्ट चट्टान यानी कि काली मिट्टी को बनाने में कुछ प्रोसेस को गुजरना पड़ता है, कुछ प्रोसेस से। सबसे पहला है ज्वालामुखी का विस्फोट होना, और उस ज्वालामुखी से विस्फोट होकर के यहाँ पे हमारे बेसाल्ट चट्टानें बनते हैं। और इस बेसाल्ट चट्टाने को टूटने और फूटने से जो हमारे बाबू एक बात बताएं क्या बनता है, काली मिट्टी बनता है। तो यहाँ तक आप समझ गए। जब समझ गए तो आइए इसके और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। कुछ और इनकी इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी या कपास की मिट्टी और लावा की मिट्टी भी कहते हैं। और ये 3-4 नाम जो हैं आपको याद रखना है। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहते हैं, कपास की मिट्टी भी कहते हैं और लावा की मिट्टी भी कहते हैं। देखो ये मिट्टी का कितने नाम हैं। ठीक है, जैसे कि आपका नाम होता है, आपका जो स्कूल में नाम है वह अलग ही है, आपका फ्रेंड्स के पास आपका नाम कुछ और ही है, आपके मम्मी जो हैं कुछ और नाम से बुलाती हैं और आपके नानी जो हैं कुछ और नाम से बुलाती हैं। कुछ ऐसा ही इसका भी प्रोसेस है, क्योंकि देखिए इससे इसका भी नाम अनेक ही हैं। ओके, तो यही सारी चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान में रखना है, जो कि आपको ध्यान में इस चीज़ को रखना है। तो मुझे ऐसा उम्मीद है कि आप याद ज़रूर रखेंगे। चलिए, अच्छी बातें हैं, याद रखेंगे और रखना ही चाहिए। बात करते हैं कि इस मिट्टी का काला रंग टेटिनीफेरस, ठीक है, सॉरी टिटेनीफेरस, इसको थोड़ा सा मैं इरेज कर दूंगा तो आपको भी दिखेगा। क्या लिखा हुआ है, टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट। ओके, थोड़ा सा मैं नहीं देख सका इसलिए अब जो मैं गलत पढ़ दिया। ठीक है, चलिए, टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट की उपस्थिति के कारण होता है, मुझे बार बार होती ही निकल रहा है, सॉरी स्टूडेंट्स। बट चलिए, थोड़ा सा आपको ये जो वाइट है ना, इसी कारण कुछ ऐसे कलर्स हैं जो आपको नहीं दिखाई देते होंगे। तो इस मिट्टी का जो काला रंग है यह किसके कारण होता है, तो इसको याद रखना है, टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट के कारण इसका रंग जो है बाबू काला होता है। चलिए, इसके क्षेत्र के बारे में बात करें तो आपको ज़्यादातर क्षेत्र याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैक्सिमम 2 क्षेत्र आप याद रखेंगे। एक जो है हमारा मध्य प्रदेश, जिसको हम लोग एमपी कहते हैं, उसके बाद हमारा गुजरात है, महाराष्ट्र है, उत्तरी कर्नाटक है, और प्रायद्वीपीय भारत में काली मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। आपको याद रखना है, क्या याद रखना है, मध्य प्रदेश और गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तरी कर्नाटक में यह पाया जाता है। और प्रायद्वीपीय भारत में काली मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। कहाँ पे, प्रायद्वीपीय क्षेत्र में काली मिट्टी का सबसे ज़्यादा विस्तार महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। और काली मिट्टी कपास की खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त है, इसीलिए इसको एक नाम कपास की मिट्टी भी दिया गया है। और सबसे ज़्यादा विस्तार जो है इसका महाराष्ट्र में है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे सभी बच्चे। ठीक है, मेरे सभी जो बच्चे हैं, मेरे सभी प्यारे प्यारे ये स्टूडेंट्स हैं, वो सभी याद रखेंगे कि यह मध्य प्रदेश में पाया जाता है। इसका क्षेत्र जो है गुजरात में है, महाराष्ट्र में है और उत्तरी कर्नाटक में है। इसके साथ ही साथ ये प्रायद्वीपीय भारत में सबसे अधिक ज़्यादा पाई जाती है। और इसका जो सबसे ज़्यादातर विस्तार है वह हमारा महाराष्ट्र में है। और उसके बाद, ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। जब समझ गए तो यहाँ से आपका जो काली मिट्टी है ये भी आपका संपूर्ण रूप से तैयार हो चुका है। और इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है आपको काली मिट्टी में देखने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे आपको जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है हम आपको दे चुके हैं इस लेक्चर के माध्यम से। तो आइए कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो काली मिट्टी से देख लेते हैं, बट आपके यूज़ के लिए नहीं है, आपकी थोड़े से लेवल
हाई करेंगे आगे के लिए आपका यह यूज़ है। जो देखना चाहते हैं देख सकते हैं, या अन्यथा इसको स्किप करके आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है यहाँ पे लाल मिट्टी की। क्या बाबू? लाल मिट्टी की। और बात कर ले थोड़ा सा, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए कि यह जो काली मिट्टी है यानी कि रेगुर मिट्टी, यह भारत में कितने परसेंट पाई जाती है? 15%। क्या बाबू? 15% आपको भारत में यह देखने को मिलता है। इसका जो यह जो भारत में पाया जाता है 15%। ठीक है, चलिए जब यहाँ तक समझ गए, इस सभी पॉइंट को मैंने डिस्कस कर दिया। देखिए यहाँ पे लाल मिट्टी, लाल है यह। ठीक है, लाल मिट्टी नाम से ही आप भली भांति परिचित हैं। लाल जब कह रहा है तो लाल ही होगा यह मिट्टी। ठीक है, आप लोग बताना है कि आप लोग लाल मिट्टी को देखे हो। कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना कि क्या आप लाल मिट्टी को देखे हो कभी। जो भी बच्चे देखे हैं बताना मुझे। ठीक है, लाल मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत में कम वर्षा वाले क्षेत्र में पाई जाती है। ध्यानपूर्वक यहाँ पे पॉइंट जो है कंफ्यूज करने वाले हैं। काली मिट्टी का सबसे ज़्यादा प्रायद्वीपीय क्षेत्र में काली मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है, बट यहाँ पे लाल मिट्टी जो है प्रायद्वीपीय क्षेत्र में पाई जाती है, लेकिन कहाँ पे? जहाँ पे कम वर्षा वाले क्षेत्र हैं वहाँ पे पाई जाती हैं। कहाँ पे? जहाँ पे कम वर्षा वाले क्षेत्र हैं वहाँ पे। इस मिट्टी का लाल रंग फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। किसके कारण? इस मिट्टी का जो रंग है लाल, यानी कि लाल मिट्टी है बाबू, तो इसका रंग लाल ही होगा ना। ओहो, तो इसका रंग जब लाल है तो यह फेरिक ऑक्साइड के कारण यह लाल होता है। किसके कारण? फेरिक ऑक्साइड के कारण। तो ओके, यहाँ तक समझ रहे होंगे कि यह किसके कारण है? फेरिक ऑक्साइड। इस मिट्टी में लोहा और सिलिका की अधिकता होती है। किसका? सिलिका। आपसे पूछा जा सकता है कि लाल मिट्टी में किस चीज़ों की अधिकता होती है। ऑप्शन में दिए रहेंगे नाइट्रोजन, पोटेशियम, लोहा और सिलिका। तो यहाँ पे ऐसे में बोल दिया तो यहाँ पे दोनों की अधिकता होती है, लोहा और सिलिका। दोनों में से एक ही दिए रहेंगे बाबू ऑप्शन, बट मैंने कह दिया, कोई बात नहीं। समझ रहे हैं आप? मुझे उम्मीद है मेरे बच्चे समझदार हैं। मेरे जितने भी प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स हैं सभी समझदार हैं। आइए अगले लाइन को देखते हैं। यह लाइन है कि यह मिट्टी तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, नागालैंड, महाराष्ट्र, कर्नाटक के कुछ भागों में पाई जाती है। यहाँ पे यह मिट्टी जो है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, नागालैंड, महाराष्ट्र, कर्नाटक के कुछ भागों में पाई जाती है। बट यहाँ पे आपको इतना याद रखने की ज़रूरत ही नहीं है। आप याद रख लो तमिलनाडु और याद रख लो आंध्र प्रदेश। ठीक है, और इतना भी अगर नहीं करना चाहते हो तो यह लाइन याद रखना, सबसे ज़्यादा इसका विस्तार तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में देखने को मिलता है। जो मैंने कहा वहीं आपको आगे देखने को मिला। तो इतना मुझ पर ट्रस्ट कर लेना कि जो भी मैं कंटेंट देता हूँ ना बाबू, सब सच में यार बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट मैं आपको देता हूँ। ठीक है, चलिए, यह मिट्टी बाजरे की खेती के लिए उपयुक्त होती है। अब देखो यहाँ पे कितने ऐसे मेरे प्यारे प्यारे बच्चे हैं जो बाजरे जानते हैं। कोई नहीं जानता हो कि ये बाजरे क्या हैं। मैं भी नहीं जानता था, बट मैंने कोशिश किया इसको जानने का, तो मैंने मतलब हम जान गए कि यह बाजरे क्या होते हैं। देखिए आपके घर में दादाजी और दादी जी होंगे, उनसे पूछिएगा जाकर कि दादाजी और या दादी जी बताइए बाजरे ये क्या होते हैं, क्योंकि उन लोगों ने इसकी खेती की है और उन लोगों ने इसको खाया भी है, क्योंकि यह पुराने लोग जो हैं वहीं इसको खाते थे। तो ये लाल मिट्टी पे सबसे ज़्यादा उपजाऊ होता था यह बाजरे। ठीक है, ठीक है, जब लाल मिट्टी जल को सोख लेती है यानी कि जल योजित रूप में हो जाती है, तब यह पीली दिखाई पड़ती है। तो कभी कभी इसे पीली मिट्टी भी कहा जाता है। तो इसको आप नोट कर लो। जितना इम्पोर्टेंट हो सका लाल मिट्टी से हम आपको बता दिए, और इसमें थोड़ा और इम्पोर्टेंट आप जानना चाहते हैं तो लिखो, यहाँ पे लिखो और हम आपको बताते हैं कि थोड़ा और इसमें इम्पोर्टेंट क्या हो रहा है। तो लाल मिट्टी को हम लोग लाल से ही लिखते हैं, और यह लाल मिट्टी जो है अपने भारत में बाबू पाई जाती है 18.5%। कितने बच्चे? 18.5% आपको यह लाल मिट्टी देखने को मिलेगा। यहाँ पे पॉइंट आपको नहीं दिख रहा है। चलिए, कितने? 18.5% आपको यह लाल मिट्टी आपको देखने को मिलता है। मुझे उम्मीद है कि यहाँ से समझ गए होंगे। तो आइए अपने अगले स्लाइड में चलते हैं, और अपना अगला स्लाइड है लैटेराइट मिट्टी। क्या है? लैटेराइट मिट्टी। और इसको देखेंगे कुछ ऐसा ही लाल की भांति यह दिखता है, बट यह पूरा का पूरा लाल नहीं है, इसीलिए इसका नाम है लैटेराइट। ऐसा कुछ नहीं है।
चलिए अब इसके बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए यह मिट्टी उस क्षेत्र में पाई जाती है जहाँ पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा हो और अत्यधिक गर्मी पड़े। इसका कुछ कंडीशन है मेरे प्यारे विद्यार्थी। इस मिट्टी वहीं पे रहेगी, यह जो मिट्टी है वहीं पे रहती है जहाँ पे 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा हो और अत्यधिक गर्मी पड़े, वहीं पे यह लैटराइट मिट्टी देखने को आपको मिलता है। इसे मखराली मिट्टी भी कहा जाता है। क्या मैं फिर से तो गलत नहीं पढ़ा ना? चलो एक बार फिर से पढ़कर चेक करते हैं हम अपने बच्चों के लिए कि सच में मखराली मिट्टी, हाँ चलो मखराली मिट्टी। तो इनके डबल नाम को या ट्रिपल या फोर नाम को आप याद जरूर रखना, क्योंकि इन लोगों का नाम भी अनेक है। इनमें कुछ ऐसे खूबियाँ हैं जिसके कारण इनके अनेक नाम हैं, ठीक है। यह आप समझ रहे होंगे भली भांति, क्योंकि आपका भी नाम 3-4 तभी रहता है जब आप उस गुण के लायक रहते हैं, ठीक है। इसका मतलब आप समझ रहे होंगे, ओके। इस मिट्टी में लौह ऑक्साइड और एल्युमिनियम की मात्रा भरपूर होती है। लौह ऑक्साइड के कारण ही इस मिट्टी का रंग जो है लाल होता है। अब मेरे प्यारे विद्यार्थी, लैटराइट मिट्टी का भी रंग लाल है और लाल मिट्टी का भी रंग लाल है, बट यहाँ पे इस मिट्टी में लौह ऑक्साइड और एल्युमिनियम की मात्रा भरपूर होती है, मतलब अधिक होती है, जितना चाहो उतना, मतलब बहुत ही अधिक होती है और लौह ऑक्साइड के कारण ही यह मिट्टी लाल होती है। तो आइए थोड़ा सा मैं ध्यान देता हूँ लाल मिट्टी पे। देखिए यह जो है हमारा फेरिक ऑक्साइड के कारण और यह जो हमारा है लौह ऑक्साइड के कारण। तो मेरे बच्चे आप कंफ्यूज नहीं होना, आपसे पूछा जाए कि लौह ऑक्साइड किस में पाया जाता है, तो आप ऑक्साइड को एक जैसे समझ करके आप लाल मिट्टी नहीं लगा देना, आपको ध्यान देना है लौह मतलब लय, ठीक है, लौह मतलब लय, ठीक है। तो देखो यहाँ पे लौह है, यहाँ पे लय है, दोनों को एक जैसे मतलब ऐसे अटैच करो और याद रखना लय से लौ होगा और यहाँ पे ला से फे होगा, ठीक है। चलो ऐसा कुछ नहीं है, बट इसको याद रखना लौ से लय से लौ, ठीक है। लैटराइट में लौ ऑक्साइड पाया जाता है जिसके कारण यह रंग लाल दिखाई पड़ता है। आइए थोड़े से आपकी मतलब माइंड को रिफ़्रेश करने के लिए कुछ ऐसे वर्ड हम आपके लिए यूज़ करते हैं, तो इसको बुरा ना मानना आप लोग, ठीक है। चलिए आते हैं अपने अगले लाइन पे। इस मिट्टी में निच्छालन, ठीक है, निच्छालन की प्रक्रिया देखने को मिलती है। निच्छालन की प्रक्रिया आपको यहाँ पे देखने को मिलती है और यहाँ पे इतना डीप जाने की कोई ज़रूरत नहीं है कि सर यह निच्छालन होते क्या हैं, ठीक है। देखिए यह मिट्टी मुख्यतः केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में और उड़ीसा, मेघालय, असम के कुछ हिस्सों में पाए जाते हैं। लैटराइट मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार केरल में देखने को मिलता है, ठीक है। केरल में कह रहा था, बट केरल में देखने को मिलता है। तो इसके 2-4 क्षेत्रों का नाम याद रख लेंगे, बाकी का छोड़ देंगे, तब भी कुछ आप पे फ़र्क पड़ने की संभावनाएं नहीं है, बट याद कर लेंगे तो बेस्ट है बाबू। लैटराइट मिट्टी जो है चाय, कॉफ़ी, इलायची, काजू की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। कितने क्या क्या चीज़ों के लिए? चाय जो आप पीते हो, कॉफ़ी जो आप पीते हो, इलायची जो आप अन्य खाने वाले चीज़ों में यूज़ करते हो, और काजू जो आप खाते हो। ये जो भी इम्पोर्टेंट खाने वाली चीज़ें हैं जो बच्चों का, इसकी खेती के लिए लैटराइट मिट्टी का होना अति आवश्यक है। तो यह मिट्टी जो है और वहीं पे यह चीज़ें उपजाई जाती है। और देखिए केरल जो है, केरल में सबसे ज़्यादा लैटराइट मिट्टी पाया जाता है, तो वहाँ पे काजू का खेती भी सर्वाधिक मात्राएं में की जाती है। यह तो फैक्ट्स आप जानते हैं, तो यहाँ से कंफ्यूज नहीं होंगे। लैटराइट मिट्टी का उपयोग ईंट बनाने के लिए भी किया जाता है। क्या है? ईंट बनाने के लिए। इसका यूज बच्चे लैटराइट मिट्टी का, इसी मिट्टी से ही हम जो ईंट हैं, यानी कि हम लोग जिससे घर बनाते हैं, प्यारा प्यारा सा महल जैसे जो घर बनाते हैं, उसमें इसका यूज़ किया जाता है, जिन ईंटों का। और वह जो ईंट बनते हैं इसी मिट्टी से बनते हैं। किस मिट्टी से? लैटराइट मिट्टी से। आइए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, नेक्स्ट पेज देखते हैं। नेक्स्ट जब हम बोले थे कि ये 4 मिट्टी को मतलब ईमानदारी पूर्वक हम लोग उसके टू द पॉइंट को देखेंगे, और जो बचेंगे उसके थोड़ा बहुत करके मोटा माटी सभी को
देख लेंगे। ओके, आइए देखते हैं लवणीय मिट्टी क्या है। लवणीय मिट्टी है, देखिए लवणीय मिट्टी से आप समझ रहे होंगे लवण वाला। चलिए हम आपको सभी चीज़ें कंफर्म करते हैं, बट पहले आप ध्यानपूर्वक अगर देख रहे होंगे, इसके प्रॉपर नोट्स बना रहे होंगे, तो बाबू क्या बताएं, मतलब मज़ा आ जाएगा। क्या मज़ा आ जाएगा पढ़ने में। चलिए, जब मिट्टी की प्राकृतिक क्षारीय होता है और उसमें नमक की मात्रा बढ़ जाती है तो उसे लवणीय मिट्टी कहते हैं। अब आप सोचेंगे सर क्षारीय और अम्लीय और उदासीन यह क्या है सर, हम तो कभी इसको समझ नहीं पाए हैं। ज़रा आप कंफर्म कर दें, आप समझा दें तो हम समझ जाएं। और इसका पीएच मान ऐसा कुछ होता है, मुझे याद नहीं है, बता दीजिएगा। मैं बताऊंगा, सभी चीज़ को मैं बताऊंगा, बस पहले देखिए तो आप सही से एक सीक्वेंस वे में ना हम लोग पढ़ेंगे बाबू। क्या एक सीक्वेंस वे में हम लोग पढ़ेंगे, ताकि सभी चीज़ टू द पॉइंट आपको कन्फर्म रहे। और अब जाएं जब आप एग्ज़ाम हॉल में, बस सिर्फ क्वेश्चंस का बौछार करने, सॉरी आंसर का बौछार करने लगे, जैसे ही वहाँ से क्वेश्चंस आपके पास आए और ऐसा ही आप इधर से आंसर को ठोकने लगे। ठीक है, तो ये काम करना है आपको। कब? जब आप प्रॉपर नोट्स बनाएंगे, प्रॉपर रिवीजन करेंगे, प्रॉपर हमारे टेलीग्राम पे आकर क्यूज़ का टेस्ट देंगे, क्यूज़ करेंगे, और प्रॉपर हमारे लाइव क्लासेस जो हमारे एमसीक्यू का चलता है उसको देंगे, तब कहीं ना कहीं जाकर आप उस लायक बनेंगे। किस लायक? जैसे ही उधर से आंसर क्वेश्चन आया, तैसा ही आप इधर से आंसर को ठोकने लगे, यानी कि आंसर देने लगे। ओके, लवणीय मिट्टी को रेहल, कल्लर, ठीक है, हाँ, ऊसर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। भारत में इस मिट्टी का सबसे ज़्यादा विस्तार गुजरात की कच्छ के रण में है। कच्छ के रण में देखना पड़ता है। ठीक है, आइए अगले पॉइंट को देखते हैं। बस इतना ही जानना है लवणीय मिट्टी में। हम कहें ना कि जितना आप इन चार को पढ़े हो उतना डीप जाकर इसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यही हमारे लवणीय मिट्टी हैं जो गुजरात के कच्छ के रण में देखने को मिलते हैं। आइए इस पॉइंट को देखते हैं। पर्वतीय मिट्टी सॉरी, क्या है? पर्वतीय मिट्टी है ये। पर्वतीय मिट्टी समझ रहे हैं ना आप लोग? पर्वत को समझ रहे हैं ना? वो उस क्षेत्र में जितने भी मिट्टी पाए जाते हैं ना, वो सब पर्वतीय मिट्टी है। चलिए आते हैं, देखते हैं लाइन बाय लाइन करके। इस प्रकार की मृदा का विस्तार पर्वत पर देखने को मिलता है। मैंने कहा ना, कुछ कुछ ऐसे चीज़ हैं जो आपको उसके नाम से ही मालूम चलता है। पर्वतीय यानी कि पर्वत के क्षेत्र में जो पाए जाते हैं उसी का तो नाम होगा पर्वतीय। यानी कि आप जिस गुण से भरे होंगे उसी को देख कर के आपका नामकरण किया जाता है। ठीक है, चलिए, जहाँ पर हिमालय पर्वत का विस्तार है वहाँ पर इस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। पर्वतीय मिट्टी का विस्तार जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलता है। पर्वतीय ढालों पर सबसे मैं पढ़ रहा था। पर्वतीय ढालों पर सेब, नाशपाती, चाय की खेती की जाती है। नाशपाती कितने बच्चे खाते हैं? कौन कौन से बच्चे? चाय तो सभी पीते होंगे, मुझे ऐसा उम्मीद है। देखिए, चाय का जो खेती है 2 तरह के मिट्टी पे होते हैं। कौन कौन से मिट्टी, जो मैं आपको कंफर्म कर चुका हूँ। आइए अपने अगले पॉइंट पे देखते हैं। और बस कुछ और देर की बातें हैं, बस आपकी क्लासेस तो यहाँ पे आज ख़त्म ही होने वाला है। मिट्टी से जितने भी आपको प्रॉब्लम थे कि सर कहीं यहाँ से प्रश्न आ गया तो हम क्या करेंगे, तो लो अब आ गया, तो आप सब धड़ाधड़ आंसर करना सिर्फ। अब देखते हैं मरुस्थलीय मिट्टी क्या है। मरुस्थलीय मिट्टी इस प्रकार की मृदा में नमी की कमी होती है। ओहो, देखिए मतलब कितने अच्छे ये लाइन है। इस प्रकार की मृदा में नमी की कमी होती है। वाह, चलिए, इसका विस्तार भारत की मुख्यतः राजस्थान, गुजरात और दक्षिण पंजाब और दक्षिण हरियाणा में देखने को मिलता है। किसका? मरुस्थलीय में। मरुस्थल समझ रहे हैं ना? राजस्थान जब आया याद, तो मरुस्थल आपके जीवन में आ ही गया होगा, तो वही है मरुस्थलीय मिट्टी। ओके, मरुस्थलीय भूमि के कारण यहाँ पर खाद्यान्न उगाना संभव नहीं है, पर मोटा अनाज जैसे कि बाजरा, जो मैं बात किया, ज्वार और सरसों की खेती की जाती है। यहाँ पे खाद्यान्न यानी कि जो धान, चावल, गेहूँ, सेव,
नाशपाती, चाय, कॉफ़ी उपजाना यहाँ पे संभव नहीं है, यानी कि असंभव है। बट यहाँ पे मोटा जो अनाज हैं वह उगाए जा सकते हैं, जैसे कि बाजरा जो पहले के लोग खाते थे। यहाँ पे ज्वार और सरसों की खेती की जाती है, जिसका तेल आप यूज़ करते हैं वही सरसों का तेल। ठीक है, चलिए आते हैं दलदली मिट्टी। अब आ गया यहाँ पे दलदली मिट्टी। अब यह क्या होता है दलदली मिट्टी? दलदल आप समझते होंगे ना, बालवीर कितने ने देखा है? जब बालवीर दलदल में फंसता है, देखता है ना, वही दलदली मिट्टी की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो वह दलदली मिट्टी का बात हम कर रहे हैं। दलदली मिट्टी का विकास अत्यधिक वर्षा और वनस्पतियों के सड़ने के कारण होता है। दलदली मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है। यह इम्पॉर्टेंट लाइन है, नोट कर लेना, याद रखना। दलदली मिट्टी का विस्तार मुख्यतः केरल, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल के कुछ क्षेत्रों में देखने को मिलता है। चलिए, इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी नहीं है ये मिट्टी कि इस पे हम लोग विशेष करके ध्यान दें। अब बात आता है कि हमने पूरे मिट्टी को पढ़ लिया, जितना मिट्टी इम्पॉर्टेंट है, यानी कि वह 8 मिट्टी हम आपको बता चुके हैं। क्या है वह 8 मिट्टी जो हैं हम आपको बता चुके हैं, और इससे अधिक जानने की मुझे ऐसा लगता है कि आपको आवश्यकता नहीं है। अगर आप इससे अधिक जानना चाहते हैं, बेशक जाकर के आप जानिए, ज़रूरी नहीं है। बट आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम के लेवल के लिए, मैं एंट्रेंस एग्ज़ाम के लेवल के लिए नहीं बात करता हूँ, अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जा रहे हैं उस तक के लेवल के लिए। बट यूपीएससी पीपीएससी को छोड़कर मेरे बच्चे, उनके लिए मैं बातें नहीं करता हूँ। उनसे कुछ और छोटे लेवल के जो एग्ज़ाम होते हैं कंपटीशन का, उनके लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। वहाँ तक के लेवल का मैं आपको बता दिया हूँ। बट बात आता है कि कुछ इसके इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उसको देख लेते हैं। वहीं जो पीएच मान, अम्लीय और क्षारीय है, इसको देखते हैं। देखिए, यह स्केल है, इसको हम लोग पीएच स्केल कहते हैं। क्या कहते हैं? यह स्केल जो है, जिसको हम लोग पीएच स्केल कहते हैं। एक तरफ आपको देखने को मिलता है यहाँ पे, और यहाँ पे एक तरफ एसिड, एक तरफ आपको क्षारीय, यानी कि एक तरफ अम्लीय और एक तरफ क्षारीय देखने को मिलता है। देखिएगा इस पॉइंट को। मुख्यतः फसलों को उगाने के लिए भूमि का पीएच मान लगभग 6 से 7 होना चाहिए। 6 से 7 का मतलब होता है ना ही उदासीन और ना ही ना ही क्षारीय और ना ही अम्लीय और ना ही उदासीन। अब देखिए, क्षारीय और उदासीन, क्षारीय और अम्लीय को हम लोग कैसे समझेंगे? यह जो पीएच स्केल होता है 1 से शुरू होता है, यानी कि 1 से स्टार्ट होता है। ठीक है, क्या होता है बाबू? 1 से स्टार्ट होता है और यह आता है हमारा 14 तक। ठीक है, ठीक है। देखिए, तो इसका जो बीच का जो हुआ, इसके बीच का जो होगा हमारा 7 होगा, एवरेज होगा। क्या होगा? 7, यानी कि 7 होगा। और इसके अंतर जो जिसका भी जिस चीज़ का पीएच मान अगर 7 रहे, वह हमारा उदासीन होता है, यानी कि नेचुरल होता है। और 7 से जैसे ही आप थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ना स्टार्ट करोगे, तो उसमें थोड़े थोड़े क्षारीय, मतलब क्षारीयता आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और इस 7 से पीछे बैक, यानी कि 6, 5, यानी कि 4 इस तरफ आओगे, तो इसमें थोड़ा थोड़ा सा करके अम्लीयता जो है बढ़ना स्टार्ट करेगा। और जब यहाँ तक 1 पे आओगे और इसके और पीछे जाओगे, तो इधर भी अम्लीयता जो है उसमें अधिक मात्रा में अम्ल पाए जाने लगते हैं। तो कुछ इस तरीके से इस स्केल पे हम लोग नापते हैं। इसका एक मेज़रमेंट है मापने का कि जो चीज़ें हैं हमारे पास वो क्षारीय हैं, अम्लीय हैं या उदासीन हैं। देखिए, अम्लीय मिट्टी में अम्लीयता को कम करने के लिए चूना का उपयोग किया जाता है। अब देखिए, मिट्टी में अम्लीयता को कम करने के लिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स नहीं है आपके लिए, बट जान जाइए। और इधर देखिए, मिट्टी में क्षारीयता को कम करने के लिए जिप्सम का उपयोग होता है। और यह जिप्सम क्या है, कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताएंगे। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आज का यह जो क्लास है, मुझे तो लग रहा है कि बेहद ही
अच्छे ढंग से, बहुत ही अच्छे तरीक़ों से पढ़ाने का हमने कोशिश किया है और शायद आपने भी उतना ही अच्छे और उतना ही लगन से सीखने का भी कोशिश किए हैं। बट बात है रही यहाँ पे कि हमने तो अपना पूरा जी जान झोंक दिया इस टॉपिक को पढ़ाने में, और आप अब कितना जी जान झोंकते हैं इस टॉपिक को तैयार करने में, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है और आपके पढ़ाई के ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे तैयार करेंगे, कैसे इसको कवर करेंगे, कैसे इसे याद कर जाएंगे। तो इसका टेस्ट अगर देना चाहते हैं तो आज 9:30 बजे आप हमारे इसी चैनल पे लाइव क्लासेस को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा और आप पढ़कर आइएगा इस टॉपिक को, क्योंकि आज हम लोग इसी टॉपिक का लाइव एमसीक्यू करने वाले हैं। बट कुछ भी डाउट है तो आपके लिए सदैव हमारा कमेंट बॉक्स ओपन है और हमारा टेलीग्राम तो है ही, तो वहाँ से आकर के आप अपने सभी डाउट को सॉल्व कर सकते हैं, जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, जितने भी क्वेरी हैं। बट शर्त है यही है कि ये स्टडी से रिलेटेड होना चाहिए और आप ईमानदारी पूर्वक पढ़ रहे होंगे तो ठीक है। तो चलिए आज के लेक्चर में बस इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं अपने नए टॉपिक के साथ, कुछ ऐसा ही नए अंदाज के साथ। तब तक के लिए आप ऐसा ही पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तब तक के लिए सभी बच्चों को थैंक यू और जय हिंद, बाय बाय।